देखो रतनलाल, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब और मूर्ख होते हैं। कोल्हू के बैल की तरह दिन रात मेरे खेतों में पसीना बहाते हैं और बदले में 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए तरसते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा जमींदार बस मूंछों पर ताव देता है, बैठे बैठे हुक्म चलाता है और इनकी सारी फसल मेरी हो जाती है। बिल्कुल सच कहते हैं मालिक, पूरा श्यामपुर गांव आपकी मुट्ठी में है। इन जाहिल गांव वालों की मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन बेवकूफों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि दिन रात मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। ठाकुर गजराज यह सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास दीनानाथ नाम का एक गरीब और सीधा सादा किसान आता है। दीनानाथ बहुत दुखी और परेशान होता है। ठाकुर साहब, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भी कुछ महीनों के लिए खेती करने के वास्ते अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपके खेतों में जी जान लगा दूंगा। ठीक है दीनानाथ, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर पहले मेरी कुछ शर्तें सुन लो। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 6 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा सीधा मेरी हवेली आएगा। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमीन की कागजी कार्रवाई के बाद दीनानाथ वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से ही खेती करने के लिए वह खेत में पहुँच जाता है। चलो, ठाकुर साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें मन लगाकर धान की खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में अपने बच्चों के लिए कुछ बच पाएगा। दीनानाथ दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करता है और धान की फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने लगती है। दीनानाथ अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आज ये फसल ठाकुर ले भी जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ भाग आ ही जाएगा। उससे मेरा घर कुछ महीनों तक आराम से चल जाएगा। दीनानाथ की धान की फसल की कटाई की बात मुनीम रतनलाल के कानों तक पहुंच जाती है। अरे ठाकुर साहब, सुनते हैं क्या? मैंने अभी अभी देखा है कि आज दीनानाथ अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार दीनानाथ के खेत में धान की फसल बहुत ही शानदार हुई है मालिक। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर लाई है तूने मुनीम। चलो तुरंत चलकर देखते हैं। ठाकुर गजराज सिंह अपने मुनीम के साथ खेत पर पहुंच जाता है। अरे दीनानाथ, फसल तैयार हो गई है क्या? वाह, इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ ठाकुर साहब, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। बहुत पसीना बहाने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी कर दी है। आप अपना आधा हिस्सा ले जाइए। अरे चुप कर, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। ठाकुर साहब, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहाँ अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा जुबान मत लड़ा दीनानाथ। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब ये सारी फसल मेरी है। आधा हिस्सा तेरा है तो तू सिर्फ सूखी पुआल यानी घास रख ले और सारे धान के बोरे मेरे बैलगाड़ी में लाद। यह कहकर लालची ठाकुर दीनानाथ से सारी धान की फसल जबरदस्ती ले जाता है और दीनानाथ के लिए केवल सूखी घास छोड़ देता है। यह देखकर दीनानाथ जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बस ये सूखी घास मेरे हिस्से में आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी?
दीनानाथ इसी तरह अपनी बेबसी में दिन काट रहा था। कुछ महीनों बाद दीनानाथ का इकलौता बेटा सूर्या, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वो वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने अपने घर और पिता का बुरा हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग इतने दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा सूर्या, इस गांव में हम गरीब किसानों की यही किस्मत है। ठाकुर गजराज जैसे लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। खून पसीना हम बहाते हैं, पर फल वो लालची ठाकुर ले जाता है। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। किसानों की यही परिस्थिति देखकर सूर्या बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और अत्याचार इस गांव में नहीं चलेगा। आज से खेती मैं करूंगा और उस लालची ठाकुर को उसी की गंदी शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन सूर्या पूरे आत्मविश्वास के साथ ठाकुर गजराज की बड़ी सी हवेली पर पहुंच जाता है। कहो सूर्या बाबू, क्या बात है, शहर से पढ़ लिख कर आ गए? ठाकुर साहब, पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। उनकी जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर आपकी कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, अब शहर के पढ़े लिखे बाबू खेती करेंगे। जाओ जाओ, अभी तुम्हारे अंदर धूप में खड़े होने का भी दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती करने के मामले में बिल्कुल गधे साबित होते हैं। नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, पर हूँ तो एक गरीब किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल कामकाज क्या रह गया है, सभी लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं और अंत में मजदूरी ही करते हैं। पर बच्चा, जमीन लेने से पहले मेरी शर्तें सुन ले। क्या शर्त है ठाकुर साहब, बताइए। ये तो कल का बच्चा है। इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। अच्छा सूर्या सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका जमीन के ऊपर वाला सारा हिस्सा मेरा होगा और जमीन के नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त पूरी तरह मंजूर है। अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से सूर्या खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। सूर्या ने बहुत ही चतुराई से गेहूं या धान के बजाय मूली की फसल लगाई। सूर्या दिन रात खेत में पानी देता और कुछ महीनों बाद फसल पककर तैयार हो गई। चलो, मूली की फसल तैयार है। अब लालची ठाकुर को मजा चखाऊंगा। फसल तैयार होने की खबर सुनकर ठाकुर गजराज अपने मुनीम के साथ सीना तान कर खेत पर पहुंच जाता है। अरे सूर्या, शर्त याद है ना तुम्हें? ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है ठाकुर साहब। आपने ही कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे ठाकुर साहब, इस लड़के ने तो होशियारी कर दी। ये गेहूं या धान की फसल नहीं है। अरे ये क्या है, इस बार तुमने ये क्या उगाया है? इसमें तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, अनाज कहाँ है? हाँ ठाकुर साहब, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार मूली की फसल लगा लेता हूँ। पर अब मैं क्या करूंगा इन घास फूस जैसे पत्तों को लेकर, जबकि सारी मूली तुम ले रहे हो? ये आपकी ही शर्त है ठाकुर साहब, आपने ही बताई थी, और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपने हिस्से के पत्ते ले जाइए। इस तरह सूर्या ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब दिया। वह सारी मूली लेकर घर चला गया और हरे पत्ते ठाकुर के हिस्से में छोड़ गया। ठाकुर का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये सूर्या का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे अगली बार। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा मुझे उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद नए मौसम की शुरुआत हुई। सूर्या फिर से ठाकुर के पास उसकी जमीन ठेके पर लेने पहुंच गया। कैसे हो ठाकुर साहब? कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें?
आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए ठाकुर साहब। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बताओ, तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है ठाकुर साहब, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। सूर्या घर आ जाता है और दोबारा खेती करने की तैयारी में लग जाता है। सूर्या इस बार खेत में बाजरा की फसल लगाता है। कुछ महीनों बाद बाजरे की फसल काफी अच्छी और लंबी हो जाती है। अरे वाह, इस बार बाजरे की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक ठाकुर को, इस बार उसे और भी अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद ठाकुर गजराज और उसका मुनीम खेत पर आते हैं। खेत में बाजरा देखकर ठाकुर पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो जाता है। अरे ये क्या, इस सूर्या के बच्चे ने तो इस बार बाजरे की फसल लगाई है। बाजरा तो ऊपर उगता है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? देखिए, इस बार मैंने बाजरे की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा आपका। इस तरह सूर्या ने अपनी होशियारी से ठाकुर गजराज को दोबारा बेवकूफ बना लिया और ठाकुर का फिर से पोपट हो गया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था, पर उस छोकरे ने तो मुझे दो बार बेवकूफ बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूँ कि असली जमींदार किसे कहते हैं। सूर्या ने बाजरे की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में भी बांट दिया। सूर्या और उसका पिता दीनानाथ दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो, आज उस चालाक ठाकुर से दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार वो शर्त में कौन सी कुटिल चाल चलता है। इस तरह सूर्या उस चालाक ठाकुर के पास फिर से पहुँच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भी ठाकुर गजराज हूँ। मुझे कोई होशियारी नहीं आती ठाकुर साहब। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के मासूम लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जुबान पर काबू रख लड़के। तू क्या बक रहा है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? यहाँ तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है, तो खुद को बड़ा होशियार समझता है ना। चल अब सुन, इस बार फसल का सबसे नीचे का हिस्सा और सबसे ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और सिर्फ बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है ठाकुर साहब। मैंने आपकी हर शर्त मानी है, तो ये भी मानूंगा ही। लालची ठाकुर की बातें मानकर सूर्या वहाँ से चला जाता है। सूर्या फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वह बहुत ही चतुराई से गन्ने की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा बहुत अच्छा होगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ दिनों बाद चालाक ठाकुर और उसका मुनीम रतनलाल दोनों दोबारा सूर्या के खेत की तरफ जाने लगे। ठाकुर साहब, इस बार सूर्या का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी आपका और नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा रतनलाल। इस बार मैंने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है कि उस बच्चे सूर्या के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार वो कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे खेत पर पहुँचते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
अरे ठाकुर साहब, ये सूर्या तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए, इस बार इसने कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, गन्ने के हरे पत्ते ऊपर हैं और मिट्टी वाली जड़ें नीचे हैं और बीच में मीठा गन्ना है। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी घास फूस और मिट्टी ही आएगी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए ठाकुर साहब, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया सूर्या। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा ठाकुर साहब? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है, पर आपकी शर्त के मुताबिक गन्ने का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का ये मीठा गन्ना मेरा है। अबे ओए, किसान के बच्चे, ठाकुर साहब को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं। अरे ओए रतनलाल, चुप कर। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है। इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गई है, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। ठाकुर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह सूर्या ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची ठाकुर को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद ठाकुर ने जिन लोगों की जमीन ली थी, वह सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए। अब पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।